हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 3 शब्दों यूक्लिड और विभाजन और एल्गोरिथम से मिलकर बना हुआ है। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या लेमा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसमें यूक्लिड शब्द यूनान या ग्रीस के महान गणितज्ञ यूक्लिड के नाम से लिया गया है। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ये मिस्र, जिसे हम अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, वहाँ के एक शहर अलेक्जेंड्रिया में 300 ईसा पूर्व में पढ़ाते थे। इन्हीं के नाम पर इस एल्गोरिथम का नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रखा गया, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि यूक्लिड ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम एलिमेंट्स था, और उसमें ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जिक्र था। इसीलिए उस विभाजन प्रमेयिका को हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा था। और ये एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसी कारण हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द एल्गोरिथम आ रहा है, जिसके बारे में हम अभी आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं कि 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हिसाब अल ज़बर व अल मुकाबला था। इसी पुस्तक में इसी पुस्तक के नाम में जो हिसाब अल ज़बर व अल मुकाबला, इस पुस्तक का जो नाम था, इसी से अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति हुई थी। आप जानते हैं अलजेब्रा गणित की एक शाखा है, और इस शाखा का नाम अलजेब्रा इसी किताब के नाम के कारण पड़ा था। और ये जो फारसी गणितज्ञ थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी,
इनके नाम के आधार पर एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति हुई थी। एल्गोरिथम शब्द आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। ये जो शब्द है ये फ़ारसी गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है और इसका अर्थ यह होता है, या हम ये कहें कि एल्गोरिथम वास्तव में एक प्रक्रिया या विधि होती है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और ये जो विधि या प्रक्रिया होती है वह कई चरणों वाली होती है और ये चरण समस्या को हल करने की, जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की जो विधि होती है वह कई चरणों की होती है और इसके जो चरण होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं और सुपरिभाषित होते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ हम यहाँ इस चीज़ से ले सकते हैं कि उसके चरण सुस्पष्ट होते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, केवल कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की चरणबद्ध क्रमबद्ध प्रक्रिया या विधि है। अब एक बार हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जिक्र करेंगे या उसे समझने का प्रयास करेंगे या दोहराने का प्रयास करेंगे, जिसे हमने पिछले वीडियो में जाना था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती थी? अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि दो धन पूर्णांकों a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r हमें ऐसी प्राप्त होती हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, साथ ही साथ r 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। यहाँ पर इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए मैंने आपको यह बताया था कि यह गणित की मूल संक्रिया विभाजन से संबंधित है और विभाजन या भाग हम कैसे करते हैं वह भी हम अगर अंकगणित में जैसे भाग करते हैं उससे अगर हम तुलना करें तो हम इस रूप में भाग को देखते हैं और इसी रूप में हम भाग को अच्छी तरह से समझते भी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b से a में भाग किया जा रहा है और उसके फलस्वरूप q हमें भागफल के रूप में प्राप्त हो रहा है और r जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वह शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसे ही हमने अगर हम इसे एक परिणाम के रूप में लिखने का प्रयास करें तो हमने यह पाया था कि b जो यहाँ पर भाजक है, b भाजक है और a भाज्य है और q भागफल है और r शेषफल है। इसमें अगर एक संबंध हम देखें
तो हमें आसानी से यह पता चल जाता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, इसके बराबर होता है। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि शेषफल r जो होता है वह भाजक b से छोटा होता है। r सदैव भाजक b से छोटा होता है, ये हम जानते हैं। अंकगणित में हम ऐसा भाग के दौरान देखते आए हैं और समझते आए हैं। इसी भाग की संक्रिया के परिणाम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन के रूप में व्यक्त किया गया है। आप अगर देखें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो ये संबंध आया है, यह संबंध इसी भाग की क्रिया से या संक्रिया से प्राप्त जो परिणाम है उसी को संक्षिप्त रूप में संकेतों के रूप में लिखकर प्राप्त किया गया है। आप देख रहे हैं भाज्य a है, a बराबर भाजक b गुणे भागफल q धन शेषफल r, और इसे अगर हम संकेतों के रूप में लिखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हमें प्राप्त होगा। और यही हमने जाना था पिछले वीडियो में। साथ ही साथ इसमें हमने यह भी जाना था कि जो शेषफल r है वह भाजक b से छोटा होता है और शेषफल r 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। तो ये तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पिछले वीडियो में जाना था, या इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें, या उससे पूर्व हम थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में और समझने का प्रयास करें, तो हम पाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो a और b दो धन पूर्णांक लिए गए थे, वे तीन स्थितियों में हमें प्राप्त हो सकते हैं। या तो a छोटा हो b से, या a बराबर हो b के, a छोटा हो b से, या a बराबर हो b के, या a बड़ा हो b। इन तीनों स्थितियों में से कोई एक स्थिति हो सकती है। यदि a छोटा होगा b से, तो उस स्थिति में आप जानते हैं कि इसे हम a छोटा है b को इस रूप में भी बोल सकते हैं कि b बड़ा है a से, अर्थात भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। और जब भाजक बड़ा होता है और भाज्य छोटा होता है, तो हमें भागफल जो प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, और इस स्थिति में जो शेषफल प्राप्त होगा वह भी पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब a छोटा होता है b से, तो उस स्थिति में q व r पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं। और जबकि हमें ये पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमसे यह कहा गया है कि q और r दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि q और r दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, अर्थात इन्हें पूर्ण संख्या होना चाहिए। और जब
a छोटा होगा b से, उस स्थिति में q और r पूर्ण संख्या नहीं होंगे। इसीलिए हम इस स्थिति को अग्राह्य मान लेते हैं और इस स्थिति की हम बात नहीं करते हैं या यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त नहीं करते हैं। दूसरी स्थिति जो है उसमें आप देख रहे हैं कि a बराबर b, ये स्थिति है। जब a बराबर b होगा तो आप जानते हैं कि b से अगर हम a में भाग करेंगे और दोनों ही बराबर हैं तो भागफल सदैव हमें 1 के बराबर प्राप्त होगा, 1 के बराबर प्राप्त होगा। और जब 1 के बराबर प्राप्त होगा तो उस स्थिति में ये जो r है वो हमेशा 0 के बराबर प्राप्त होगा। और जब r 0 के बराबर प्राप्त होगा तो यह स्थिति हमें सदैव मिलेगी, चाहे a और b का मान कुछ भी हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो a और b का के मान के रूप में हमें सदैव q बराबर 1 प्राप्त होगा और r बराबर 0 प्राप्त होगा। और ऐसी स्थिति में हमें q और r ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो हम इस दूसरी स्थिति को भी बात नहीं करते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहाँ भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास केवल तीसरी स्थिति ही बचती है। ये पहली दोनों स्थितियाँ हम लेकर नहीं चलते हैं, हम इस तीसरी स्थिति की बात करते हैं जिसमें a बड़ा होता है b से और a और b दोनों के दोनों धन पूर्णांक हैं, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें q और r के रूप में दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं सदैव मिलती हैं। अद्वितीय का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ लें कि q और r का कोई भी दूसरा मान हमें प्राप्त नहीं होता है। अद्वितीय का अर्थ ही यही होता है कि इनका कोई दूसरा मान नहीं होगा, केवल एक ही मान हर स्थिति में प्राप्त होगा a और b के मान दिए हुए मान के लिए। इसीलिए अद्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं। अब हम इससे हटकर हम बात कर रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने का प्रयास करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम मीन्स का मतलब आप जानते ही हैं, अर्थ आप जानते ही हैं कि यह एक विधि है या प्रक्रिया है किसी विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को हल करने की, और चरणबद्ध प्रक्रिया है, क्रमबद्ध और सुस्पष्ट या सुपरिभाषित चरणों वाली प्रक्रिया या विधि है, और कोई विशेष अर्थ इसका नहीं है एल्गोरिथम का। तो यह आप समझ गए। अब यहाँ पर जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं तो ये किस तरह की समस्याओं को हल करने की विधि होती है, इसे आप समझ लें कि यहाँ पर हम कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर हमें दिए हों और उनका HCF यानी कि मासा ज्ञात करना हो, HCF अर्थात मासा, महत्तम समाप्त वर्तक, मासा ज्ञात करना हो, अंग्रेजी में आप HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना हो, तो HCF ज्ञात करने के लिए जो क्रमबद्ध और सुपरिभाषित चरणों वाली विधि होती है उसे ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं।
आप अगर इसके चरणों की हम बात करें तो पहला चरण अगर हम इसका लें तो पहले चरण में हम जो हमें दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए होते हैं ए और बी के रूप में, वहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन सा धनात्मक पूर्णांक बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो बड़ा होता है उसे अगर हम ए मान लें, क्योंकि हमने इससे पहले जान लिया है कि ए को अगर हम भाज्य के रूप में लेते हैं और बी को भाजक के रूप में लेते हैं तो उस स्थिति में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जबकि ए बड़ा हो बी से। यहाँ पर आपने देखा है और समझा है। तो चरण 1 में हम क्या करते हैं, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं और ऐसा करने पर हमें Q और R के रूप में दो अद्वितीय मान प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, इस तरह का हमें संबंध प्राप्त होता है और साथ ही साथ R जो होता है वह B से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। तो चरण 1 में हमें Q और R इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं वह हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त होते हैं। और इस स्थिति में यदि अब पहला चरण तो हमारा यहीं पूर्ण हो जाता है जब हम Q और R का मान प्राप्त कर लेते हैं। फिर यदि हम चरण 2 की बात करें तो चरण 2 में हम यह देखते हैं कि क्या जो हमें शेषफल R या R का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह 0 के बराबर है। यदि R 0 के बराबर है तो उस स्थिति में हम B को ही दिए हुए जो दोनों धन पूर्णांक हैं A और B, उनका HCF कहेंगे, अर्थात B दिए हुए पूर्णांकों A और B का HCF हो जाएगा। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि R 0 के बराबर ना हो। यदि R 0 के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में हम B और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और B और R को किस रूप में लेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति होगी वह B बड़ा है R, इस तरह की स्थिति होगी। B बड़ा है R, इसे अच्छी तरह से समझ लें। जब चरण 2 हम प्रयोग कर रहे होंगे उस स्थिति में हमारे सामने दो स्थितियां आती हैं कि यदि R बराबर 0 है तो उस स्थिति में हम B को पूर्णांकों धन पूर्णांकों A और B का HCF कह देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि R 0 के बराबर ना हो तो उस स्थिति में हमें यह अवश्य पता रहेगा कि B बड़ा है R से, क्योंकि हम जानते हैं शेषफल R जो है वह भाजक B से सदैव छोटा होता है, इसलिए B बड़ा है R से हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम B को A की तरह समझेंगे और R को B की तरह समझेंगे और उस स्थिति में हम एक बार पुनः B और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि उसका प्रयोग करेंगे तो हमें पुनः Q और R के मान प्राप्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब प्रयोग करते हैं तो दो धन पूर्णांकों के लिए हमें Q और R के मान प्राप्त होते हैं और इस प्रकार हम चरण 3 पर पहुंच जाते हैं।
जब चरण 2 का हम प्रयोग कर लेते हैं और अंत में बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि चरण 2 में जो हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है, अर्थात आर का मान प्राप्त हो रहा है, वह शून्य के बराबर है या नहीं है। यदि शून्य के बराबर है तो जो भाजक b था, यही b, इसी b से हम लोगों जो भाजक के रूप में था वह यहाँ पर r था, जो छोटा था उसी से हमने भाग किया था, या जानते हैं छोटी संख्या से ही भाग करते हैं हम यहाँ पर, और r यहाँ पर छोटा था क्योंकि b बड़ा है r से, ये रिलेशन यहाँ पर है। तो r से भाग किया गया किसमें, b में भाग किया गया, और अगर इसके बाद जो शेषफल प्राप्त हुआ वह शून्य के बराबर आ जाता है, तो उस स्थिति में हम r को a और b का HCF कहते हैं, और यदि शेषफल हमें शून्य के बराबर प्राप्त नहीं होता है तो हम एक बार पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। और जैसे ही हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है, उस स्थिति में जो अंतिम भाजक होता है वही शेषफल होता है, वही HCF होता है। जो अंतिम भाजक होता है वही दिए हुए धन पूर्णांकों a और b का HCF होता है, और इस प्रकार हमें दिए हुए धन पूर्णांकों का मासा या HCF ज्ञात हो जाता है। और यही प्रक्रिया HCF ज्ञात करने की, दो धन पूर्णांकों के HCF को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है क्रमबद्ध चरणों वाली, इसे ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसके पश्चात हम लोग कुछ सवाल या प्रश्न हल करेंगे और उसके माध्यम से इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने का प्रयास करेंगे, और बेहतर तरीके से हम तभी समझ पाएंगे जब कुछ इसके उदाहरण या प्रश्नों को हल करेंगे, और इसे हम अगले वीडियो में ऐसा करके हम देखेंगे और इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।